हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं, जिसमें मैं वेपर प्रेशर और रॉल्स लॉ पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं ब्रिज कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके पढ़ाता हूं, जिसमें सबसे पहले मैं वो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर करता हूं, जिसे आप लोगों को पहले पढ़ना था। किसी वजह कर या तो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ नहीं पाए हैं या फिर भूल चुके हैं, और जिसका इस्तेमाल यहां पर के कॉन्सेप्ट में होनी है, ताकि यहां पर की हर कॉन्सेप्ट आप लोगों की बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। और साथ साथ इसको सपोर्ट करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेडीमेड नोट्स भी दे चुका हूं, क्योंकि मैं यहां पे सिर्फ समझाता हूं और सपोर्ट के लिए नोट्स भी आप लोगों को देखना जरूरी है। इसलिए मेरे लेक्चर के बाद आप लोगों को नोट्स देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक, वेपर किसे बोलते हैं। देखो बच्चों, वेपर क्या हमारा है, गैसुअस स्टेट है। वेपर क्या हमारा गैस है, किसका, लिक्विड का या सॉलिड का। लिक्विड का या सॉलिड का जो गैसुअस स्टेट होता है किसी भी मटेरियल का, उसे बोलते हैं वेपर। जैसे कि मान लो मैं लिया लिक्विड, यहाँ पे इस कंटेनर में मैं का लिया लिक्विड, और अगर कि मैं इसको हीट दूंगा, मैं नीचे से हीट अगर के देता हूं, तो जो मोलिक्यूल है जो सरफेस के करीब है वो पहले हीट होगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी। अब ये मोलिक्यूल अपने ऊपर वाले मोलिक्यूल को एनर्जी देगा, फिर ये मोलिक्यूल अपने ऊपर वाले मोलिक्यूल को एनर्जी देगा। जब सरफेस पे एनर्जी मिल जाएगी मोलिक्यूल को, तब मोलिक्यूल सरफेस से इस ऊपर चला जाएगा। इसी को बोलते हैं वेपर। तो वेपर क्या हो गया बच्चों, लिक्विड का या सॉलिड का गैसुअस स्टेट। जब लिक्विड से गैस बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोराइजेशन। इसी तरह से जब सॉलिड से गैस बनता है डायरेक्टली, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है और ये कैसे बनता है, गौर से समझना है। देखिए, अगर कि मैं कोई कंटेनर लिया और इसके अंदर लिक्विड लिया, कोई कंटेनर लिया मैं और इसके अंदर क्या लिया, लिक्विड लिया। अब जैसे इस कंटेनर को मैं हीट डाल दूंगा, इस कंटेनर के नीचे से मैं जब हीट दूंगा, तो जो नीचे का मोलिक्यूल है, इस लिक्विड का जो नीचे का मोलिक्यूल है, पहले उसको एनर्जी मिलेगी। फिर ये मोलिक्यूल अपनी एनर्जी को अपने ऊपर के मोलिक्यूल को देगा, फिर ये मोलिक्यूल अपनी एनर्जी को अपने ऊपर के मोलिक्यूल को देगा। इसी तरह से जब एनर्जी सरफेस के मोलिक्यूल को मिल जाएगा, तो सरफेस के ऊपर कोई भी मोलिक्यूल नहीं है, फिर क्या करेगा सरफेस का मोलिक्यूल, स्केप करेगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी है, ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर जा रहा मोलिक्यूल बच्चों, तो इसे बोलते हैं हम लोग वेपोराइजेशन। और बनता क्या, हमारा गैस बनता है, जिसे बोलते हैं वेपर। ठीक है। अब मोलिक्यूल एक पर्टिकुलर एनर्जी लेकर ऊपर आता है। जब एनर्जी उसे खत्म जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो ये मोलिक्यूल फिर नीचे आने लगता है। ये मोलिक्यूल क्या आने लगता है, नीचे आने लगता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। मतलब क्या है, जब मोलिक्यूल के पास एनर्जी होती है तो वो गैस के सरफेस से ऊपर जाता है, जिसे बोलते हैं वेपोराइजेशन। और जब इस मोलिक्यूल की एनर्जी खत्म होती है तो ये मोलिक्यूल नीचे आने लगता है, जिसे बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बिल्कुल इक्वल हो जाता है, तो उस स्टेट को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाता है बच्चों, तो उस
उस स्टेज पे वेपर के बजा कर, उस स्टेट पे वेपर के बजा कर जो प्रेशर लगता है, उस इक्विलिब्रियम स्टेट पे वेपर के बजा कर जो प्रेशर लगता है उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। बात क्लियर? कहने का मेरा मतलब क्या है, जैसे जैसे आप हीट डालोगे तो मोलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये मोलिक्यूल अपनी काइनेटिक एनर्जी अपने ऊपर वाले मोलिक्यूल को देगी। इस तरह से मोलिक्यूल सरफेस से एस्केप करेगा, जिसे बोलते हैं हम लोग वेपोराइजेशन, और उसके जो गैस बनता है उसे बोलते हैं हम लोग वेपर। तो ये मोलिक्यूल अपने एनर्जी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करेगा और फिर नीचे आएगा, जिसे बोलते हैं कंडेंसेशन। एक स्टेज ऐसा आता है जब वेपोराइजेशन की रेट और कंडेंसेशन की रेट बिल्कुल इक्वल हो जाती है, तो उस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाना। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, उस स्टेज पे जो प्रेशर वेपर के बजाकर लिक्विड पे लगता है, उसी प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। आई होप कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट आप लोगों की क्लियर हो चुकी होगी। क्योंकि यहां पे एक ही कंपोनेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए वेपर प्रेशर को जो रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे करते हैं? पी नॉट। नॉट जहां पर लगेगा समझना कि प्योर फॉर्म के बारे में बात हो रही है। पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहां पे जो वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर लिक्विड की है, सॉल्यूशन की नहीं है, इसलिए पी नॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो वेपर प्रेशर हमारा बना, क्या कोई ऐसा फैक्टर है जिसके वजह कर वेपर प्रेशर बढ़ सकता है या घट सकता है? तो हाँ बच्चों, दो फैक्टर ऐसा है। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। तो पहले हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। ऑब्वियस है, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब कि हीट बढ़ाना मतलब के जो लिक्विड मोलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना, जिसके वजह कर वेपोराइजेशन ज्यादा होगा तो कंडेंसेशन भी ज्यादा होगा, इसलिए वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। बिल्कुल क्लियर? अब बात करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। अगर के लिक्विड मोलिक्यूल के अंदर, जो लिक्विड मैंने लिया, उस लिक्विड के मोलिक्यूल के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है हमारा वो वीक है, कमजोर है। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स जो हमारा है वो कमजोर है, मोलिक्यूल के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो हमारा कमजोर है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। वह इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर होगा जब, तो थोड़ा सा टेम्परेचर दीजिएगा, वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है तो ज्यादा हो जाएगा, और जब मजबूत है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? हमारा कम होगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड की स्ट्रॉन्ग होगी तो वेपर प्रेशर क्या होगी? कम होगी, और जब वीक होगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगी। मैं आप लोगों को अब तक वेपर क्या होता है बता दिया, वेपर प्रेशर क्या होता है यह भी बता दिया। मैं ये भी बता दिया कि वेपर प्रेशर के ऊपर कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट डालता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें दो तरह का सॉल्यूशन आप लोगों को पढ़ना है। एक वो सॉल्यूशन जो लिक्विड का है, दूसरा वो सॉल्यूशन जो सॉलिड और लिक्विड का है। तो पहले हम लोग बात करते हैं वैसा सॉल्यूशन जो लिक्विड का है। तो कोई हम लोग सॉल्यूशन ले लेते हैं जो दो लिक्विड से मिलकर बना हुआ है। एक लिक्विड को बोलते हैं ए और दूसरा लिक्विड को बोलते हैं बी। ठीक है? तो अब जब सॉल्यूशन बन गया तब उसकी जो वेपर प्रेशर होगी
वो प्योर फॉर्म की नहीं होगी, बल्कि हर कंपोनेंट का अपना अलग अलग वेपर प्रेशर होगा। प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर अब नहीं होगा, हर कंपोनेंट का अपना अलग अलग वेपर प्रेशर होगा। इसी को बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। जैसे मान लीजिए मैं कोई सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर दो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी है, ठीक है। तो इस कंपोनेंट ए के वजह कर जो वेपर प्रेशर होगा उसे बोलेंगे हम पार्शियल वेपर प्रेशर ए, और कंपोनेंट बी की वजह कर जो वेपर प्रेशर होगा उसे बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर बी। यहां पे पी नॉट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पे प्योर फॉर्म नहीं है बल्कि सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन के अंदर जितने कंपोनेंट होते हैं हर के वेपर प्रेशर को पार्शियल वर्ड से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, जिस वजह कर कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर है उसे पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर जो है उसे पी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग रॉस लॉ के बारे में बात करेंगे। रॉस लॉ क्या है? देखिए, हम लोग इसके लिए एक सॉल्यूशन लेते हैं जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है और दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल है। मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया और जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है और दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल है। वोलाटाइल उस तरह के कंपोनेंट को बोलते हैं जो एस्केप करता है, मतलब कि जो वेपर बनाता है, ठीक है। इसका मतलब दोनों कंपोनेंट के वजह कर इस सॉल्यूशन से वेपर बनेगा। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या बनेगा? वेपर बनेगा, ठीक है। कंपोनेंट ए जो है उसका अमाउंट हम लोग मान लेते हैं कि काई ए है। काई ए की क्यों लिया? क्योंकि इसमें कोई यूनिट नहीं होती है। तो कंपोनेंट ए जो है उसकी अमाउंट काई ए, और इस काई ए के वजह कर जो इसकी वेपर प्रेशर होगी उसे हम लोग बोलेंगे पी ए। काई ए के अमाउंट के वजह कर जो वेपर प्रेशर होगी उसे बोलेंगे पी ए। इसी तरह से दूसरा जो कंपोनेंट है उसको बी से अगर लिखते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी जो अमाउंट है काई बी होगी, और उसके वजह कर जो वेपर प्रेशर होगी उसको पी बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मतलब यहां पे हमने वैसा सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर एक कंपोनेंट ए जिसका अमाउंट काई ए और इसके वजह का जो वेपर प्रेशर है पी ए, दूसरा कंपोनेंट काई बी, इसके वजह का जो वेपर प्रेशर है वो पी बी। बिल्कुल क्लियर। अब देखिए रॉस क्या कहा, यहां पे क्या रॉस कहता है। मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि लिक्विड या सॉलिड से वेपर बनता है, लिक्विड या सॉलिड से वेपर बनता है। तो यहां पे मैं जो कंपोनेंट ए लिया जिसको हम लोग काई ए से रिप्रेजेंट किया, तो इसके वजह का भी तो वेपर प्रेशर बनेगा। तो इसी अमाउंट मतलब काई ए और इसके वजह का जो वेपर प्रेशर बना पी ए, इसके बीच जो रिलेशन होती है बच्चों, इसके बीच जो रिलेशन होती है इसी को तो बोलते हैं रॉस लॉ। रॉस ने यहीं पे इसको एस्टेब्लिश किया था कि भाई जो अमाउंट आप ले रहे हैं किसी भी कंपोनेंट का, अगर से वो वोलाटाइल है तो उसके वजह का जो वेपर प्रेशर होगी तो इसके बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होगी, और इसी रिलेशन को जो एस्टेब्लिश किया था रॉस ने, इसी को क्या कहा गया? रॉस लॉ कहा गया, ठीक है। तो रॉस लॉ बहुत सिंपल है। क्या कहता है रॉस लॉ? कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। रॉस नहीं कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जिसमें मैंने एक कंटेनर ले लिया जिसका मोल फ्रैक्शन, एक कंटेनर में एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन काई ए, इसकी वजह कर वेपर प्रेशर पी ए, दूसरा कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन काई बी, इसकी वजह कर इसकी वेपर प्रेशर पी बी। रॉस ने इसी बात को मैं बता चुका हूं, रॉस ने कहा इसी बात को एक स्टेटमेंट दे दिया। कहा इट इज स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड
द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये बात तो मैं बता रहा हूं, इसी को बोलते हैं रॉस लॉ। एक के लिए जो होगा हमारा वो कंपोनेंट एक के लिए जो रॉस लॉ होगा हमारा, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का ये, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या देते हैं, पी नॉट ए। इसी तरह से दूसरे कंपोनेंट के लिए, कंपोनेंट बी है, इसके लिए रॉस लॉ क्या आएगा, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाइए, इसकी जगह पे कांस्टेंट डालिए, पी नॉट बी। ठीक है। अब क्या होता है, डाल्टन्स ने क्या कहा था कि जब कंपोनेंट की वेपर प्रेशर होगी, डाल्टन ने क्या कहा था कि सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। डाल्टन सही बात कहा था ना, सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक करके हम लोग क्या करते हैं, पी टोटल अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए के वैल्यू पुट करेंगे, पी बी के वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व करेंगे, रॉस लॉ का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। लोग रॉस लॉ का ग्राफ समझ लेते हैं, रॉस ने ग्राफ भी दिया था अपने लॉ के बेस पे, उसी ग्राफ को समझ लेते हैं। ग्राफ देखने में आप लोग को टफ लग रहा है, लेकिन ग्राफ टफ नहीं है, क्योंकि ये दो ग्राफ को मिलाकर एक ग्राफ बना दिया गया है। तो पहले आपको एक ग्राफ के हिसाब से सोचना है। इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग जो हमारा वाई एक्सिस है, क्या हमारा वाई एक्सिस है, जिसमें हम लोग वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारा एक्स एक्सिस है इस पे हम लोग मोल फ्रैक्शन लिखते हैं। वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन लेते हैं। अगरचे प्योर कंपोनेंट ए है, अभी सॉल्यूशन नहीं बना है, प्योर कंपोनेंट ए है, तो उसकी अपनी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगी। तो मान लीजिए जो प्योर कंपोनेंट ए है, इसकी वेपर प्रेशर पी नॉट ए है, प्योर कंपोनेंट है, तो इसके वजह का जो वेपर प्रेशर है पी नॉट ए। ठीक है, तो इसकी अपनी मोल फ्रैक्शन भी तो होगी, तभी तो वेपर प्रेशर आया भाई। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगी, क्योंकि कंपोनेंट प्योर है इसलिए काई ए = 1, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट नहीं है। आप लोगों को पता है काई ए प्लस काई बी = 1 होती है, तो दूसरा कंपोनेंट नहीं है, जिस वजह कर काई ए = क्या होगी हमारी 1 हो जाएगी। तो प्योर कंपोनेंट में काई ए की वैल्यू 1 और काई बी की वैल्यू 0, काई ए की वैल्यू 1 और काई बी की वैल्यू 0। और ठीक है, और इसकी वजह का जो वेपर प्रेशर इसकी आ रही है वो पी नॉट है। बिल्कुल क्लियर। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर दूसरे कंपोनेंट को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, दूसरे कंपोनेंट को ऐड करेंगे। जब दूसरे कंपोनेंट को ऐड करेंगे मतलब कि बी का कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ाएंगे। जब बी का कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है, ठीक है ना, दूसरा कंपोनेंट है, उसकी जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होने लगेगी, उसकी जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होने लगेगी। पी ए देखिए, जिसमें यहाँ पे पी नॉट है या पी ए एक ही चीज है, पी नॉट है और पी ए यहाँ पे एक ही चीज है बच्चों। ठीक है, तो पी ए या पी नॉट है, पी ए का होगा डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे बी कंपोनेंट को बढ़ा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है हमारा, पी ए जो हमारा डिक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि पी ए 0 हो जाएगा। जब पी ए 0 हो गया तो यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट 100% हो जाएगा। अब जब दूसरा कंपोनेंट मतलब कि यहाँ पे बी कंपोनेंट आ जाता है, इसलिए काई ए = 0 और काई बी = 1। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट बी 100% है, इस वजह कर इसकी वजह का जो वेपर प्रेशर हो गई वो पी नॉट बी हो गई। ठीक है, फिर आप ए को डालोगे, जब एक को डालते जाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा पी बी भी घटते क्या आएगा, 0 पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जाकर के ग्राफ को आराम से देख सकते हैं। अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो रॉस लॉ हमारा है या जो वेपर प्रेशर है ये मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है।
तो अब तक जो मैं सिखाया आप लोगों को वो मोल फ्रैक्शन लिक्विड की बात किया मैंने, जो काई ए काई बी के बारे में मैंने बात किया वो लिक्विड की मोल फ्रैक्शन की, जिसके वजह कर वेपर प्रेशर पी ए और पी बी बन रहा था। लेकिन वेपर प्रेशर का भी तो अपना मोल फ्रैक्शन हो सकता है भाई। वेपर बना तो उसके वजह का भी तो मोल फ्रैक्शन, जो वेपर बना हमारा, ठीक है, लिक्विड जो हमारा है, जो दो कंपोनेंट है, ठीक है, तो इसका जो मोल फ्रैक्शन है काई ए काई बी, ये तो लिक्विड के अंदर वेपर प्रेशर है, लेकिन वेपर का भी तो अपना मोल फ्रैक्शन हो सकता है, वेपर का भी तो अमाउंट हो सकता है। तो वेपर का जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम लोग y1 या ya से रिप्रेजेंट करते हैं पहले कंपोनेंट के लिए, और दूसरे कंपोनेंट के लिए y2 या yb से रिप्रेजेंट करते हैं। आज जो इसका जो रिलेशन होगा P1 इक्वल टू y1 P टोटल, इसी तरह से P2 इक्वल टू y2 P टोटल। अब हम लोग अगले टाइप के सॉल्यूशन पे आते हैं, जहां पे सॉलिड इन लिक्विड के बारे में बात हुई, मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड एज ए सॉल्यूट हमारा है और लिक्विड एज ए सॉल्वेंट है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब सॉलिड हमारा एज ए सॉल्यूट है, ठीक है ना, तो इसके वजह कर वेपोराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि जो हमने सॉल्यूट लिया है वो नॉन वोलेटाइल लिया है, जो सॉल्यूट लिया हमारा वो नॉन वोलेटाइल लिया है। मान लो एक हम लोग ले लेते हैं वैसा, यानी कि लिक्विड, एक लिक्विड ले लिया, अब इसके अंदर मैं क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। क्या कर दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। मतलब कि ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर लिक्विड जो वोलेटाइल है और इसके अंदर जो सॉलिड है वो नॉन वोलेटाइल है। मतलब कि वो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो हमारा सॉल्वेंट है, जिसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारा वोलेटाइल है, और जो रेड कलर का है वो हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो 0 होगा। इसलिए देखो इसका जो पी बी है, पार्शियल प्रेशर वो बी, वो क्या हमारा 0 है। जो पार्शियल प्रेशर सिर्फ ए ही है, क्योंकि एक कंपोनेंट जो हमारा है वो वोलेटाइल है, तो इसके वजह कर पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे रॉस लॉ को अप्लाई कर दूं, मतलब कि वैसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है और दूसरा कंपोनेंट हमारा वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल के वजह कर ही वेपर प्रेशर बनेगा। मतलब रॉस लॉ जो अप्लाई होगा वो सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल कंपोनेंट के वजह कर ही होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर वोलेटाइल कंपोनेंट के वजह कर ही होगा। अब अगर मैं यहां पे P टोटल इक्वल्स लिखूं PA प्लस PB और PB की वैल्यू 0 आएगी, तो P टोटल इक्वल टू PA आ जाएगा। P टोटल इक्वल टू PA आ जाएगा। अब यहां पे सवाल ये उठता है, अब यहां पे बहुत बड़ा क्वेश्चन ही उठता है कि क्या P टोटल और P नॉट एक ही चीज होती है? क्या हम लोग P टोटल को P नॉट ए या पी नॉट ए इक्वल टू पी ए बोल सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पी टोटल पूरे सॉल्यूशन का, पी टोटल पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और पी नॉट ए एक पर्टिकुलर प्योर फॉर्म जो है उसका वेपर प्रेशर है। पी सॉल्यूशन का मतलब ये हो रहा है इसके अंदर दूसरा कंपोनेंट है जो कुछ ना कुछ इंपैक्ट वेपर प्रेशर के ऊपर डाल रहा है, इसीलिए पी टोटल या पी सॉल्यूशन हमेशा छोटा होगा पी नॉट ए से, क्योंकि पी नॉट ए जो हमारा है एक प्योर फॉर्म है। पी नॉट क्या हमारा है? बिल्कुल प्योर फॉर्म है, तो उसके वजह कर अपना वेपर प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर होगा। लेकिन जैसे उसके अंदर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को ऐड करोगे, उसका जो सरफेस का जो मॉलिक्यूल है, उसका जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस हो जाएगा। भाई जो नॉन वोलेटाइल आपने ऐड किया है सॉल्यूट को, सॉल्यूट जो है हमारा ऐड किया सॉल्यूट को, तो जो सरफेस है लिक्विड का उसको रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, जिसके वजह कर जो वेपर प्रेशर थी, सरफेस की वजह कर वेपर प्रेशर, वेपर बन रहा था, जिसकी वजह कर वेपर प्रेशर हुआ था, वो वेपर
कम जाएगा। इसीलिए पी नॉट ए का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है पी ए से। अब इसको अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपको एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं। आप देखेंगे अपने घर में भी और किसी के घर में भी, जब कपड़ा सुखाया जाता है, कपड़ा जब सुखाया जाता है तो इसको बिल्कुल ओपन करके सुखाया जाता है। कपड़ा सुखाया जाता है बिल्कुल ओपन करके सुखाया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? कपड़ा को हम लोग इस फॉर्म रखेंगे, रख देंगे तो कई दिन लग जाएगा, सूखेगा ही नहीं। लेकिन जैसे इसको हम लोग ओपन फॉर्म करेंगे तो ऐसा क्या हो जाता है कि कपड़ा जल्दी सूख जाता है। मैं बता चुका हूं कि वेपर प्रेशर जो वेपर हमारा जो बनता है वो सरफेस फिनोमिनन है। सरफेस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल एस्केप करेगा, उतना ज्यादा वेपर बनेगा, उतना ज्यादा वेपोराइजेशन होगा। अगर से कपड़ा को मैं खुला नहीं करूं, ओपन नहीं करूं, अगर मैं इस फॉर्म में कपड़ा को रखूं तो यहां पे देखिएगा कपड़ा की जो सरफेस है वो हमारा काफी कम है, जिस वजह कर वेपर प्रेशर भी यानी कि वेपोरेशन भी काफी कम होगा, वेपर भी काफी कम बनेगा। लेकिन अगर इसी कपड़े को मैं बिल्कुल ओपन करके रख दूं, खुला रख दूं, तब क्या होगा, हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वेपोरेशन ज्यादा होगा, जब वेपोरेशन ज्यादा होगा तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वेपोराइजेशन जो हमारा है, वेपर प्रेशर बनना जो हमारा है वो डिपेंड कहीं ना कहीं सरफेस पे ही करता है। अगर से सरफेस के अंदर मैं नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को ऐड कर दूंगा तो क्या करेगा, सरफेस के मॉलिक्यूल को हटाकर अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, जिस वजह कर उस लिक्विड का जो पहले वेपर प्रेशर थी, उसकी थी, मतलब जो पी नॉट ए थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगा। इसी वजह कर पी ए हमेशा छोटा होता है पी नॉट ए से। अब जो ये डिफरेंस आया पी नॉट ए और पीए के बीच में, भाई पहले वेपर प्रेशर पी नॉट ए था, जैसे ही उसके अंदर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डाला आपने तो उसकी वेपर प्रेशर कम गई, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पीए, मतलब पहले से अब वेपर प्रेशर क्या हुई, इसे बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चों? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।